गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। बेटा आप सब कैसे हो? हाँ चलिए बेटा, आज के सेशन में हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? हिंदी ग्रामर, भाषा, लिपि और व्याकरण। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप सब? हाँ बेटा, यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बुक दिखी बेटा आपको? नो मैम। यस नो मैम। नो मैम। किसको नहीं दिख रही है? देखिए बेटा, नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं दिख रही है? नो मैम। नो मैम। यस मैम दिखने लगी। हाँ स्क्रीन को बेटा मोबाइल स्क्रीन, हाँ मोबाइल स्क्रीन को मत टच कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बुक दिखी। ये आपका भाषा देखिए कौन करने लगा, ये शुरू में ये सुनना शुरू कर दिया। हाँ बेटा, एक बैड है बेटा आपकी। हाँ चलिए देखिए, यहाँ जो लिखा गया है हम उस पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, नीरज पढ़ रहा था, उसकी माँ ने आवाज लगाई, बेटा नीरज अब पढ़ना बंद करो और थोड़ा नाश्ता कर लो, पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई। सुन पा रहे हो बेटा साहब? यस मैम। तो किताब बंद करते हुए नीरज ने कहा, आया माँ। नीरज उठा और नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। आपने देखा कि माँ ने बोलकर नीरज को कुछ कहा, नीरज ने भी बोलकर उत्तर दिया और किताब बंद करके वह नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। तो इस प्रकार से कई बार हम अपने विचारों को दूसरों को लिखकर समझाते हैं। यहाँ पर तो बोल के समझाया माने, है ना? और कई बार हम क्या करते हैं, अपने विचारों को लिखकर समझाते हैं, लिखकर दे देते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण दिया गया है, नीरज के पिताजी ने एक पत्र नीरज की माँ को देते हुए कहा, लो तुम्हारे बेटे अरविंद का पत्र आया है, इस बार उसे 2000 रुपये चाहिए, उससे पुस्तकें खरीदनी है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पहला बेटा उसके पास है इसलिए उसको बोलकर वह जो है नाश्ता करने के लिए कह रहा है, मतलब नीरज की माँ कह रही है। और यहाँ दूसरा उदाहरण दिया गया है, तो नीरज का पिता जो है नीरज की माँ को एक पत्र देते हुए कह रहा है कि तुम्हारे बेटे अरविंद का पत्र आया हुआ है, तुम्हें उन्हें 2000 रुपये चाहिए, उसे पुस्तक खरीदनी है। यानी यहाँ पर भाषा को उस अपने पुत्र की भाषा को जो पत्र के माध्यम देकर कह रहा है, यानी उनके पुत्र के विचारों को पत्र द्वारा यहाँ दिखाया गया है ना, कि जिसकी जरूरतों को समझाते हुए पिता ने को पत्र भेजा है और उसमें वह सब लिख दिया जो उसे कहना चाहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी विचारों को, किसको बेटा, हम अपनी विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को जो समझाने की कोशिश करते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा की परिभाषा है विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। पहले इस उदाहरण में आपको विचारों का आदान लिखकर मतलब बोलकर कहा गया था, दूसरे में विचारों का आदान पत्र के द्वारा दिया गया है ना बेटा। हुआ तो विचारों का आदान प्रदान, मन की बातों को तो समझाया गया है, चाहे वो लिखकर समझाया जाए चाहे बोलकर समझाया जाए। तो लिखकर या बोलकर यानी विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। देखिए यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती आदि कोई भी हो सकती है, इसमें बाउंडेशन नहीं है। किसी भी विचार भाषा के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान
जो करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं, चाहे पंजाबी भाषा में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, या हिंदी में हो, या फिर अवधी भाषा में हो। विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट हो चुका है कि भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का साधन है ना बेटा? इतना तो है ना। हम अपने मन के विचारों को चाहे हम लिखकर कहें, चाहे हम बोलकर कहें, या चाहे दोनों माध्यम से कहें, तो साधन तो आदान प्रदान ही हुआ, इसलिए इसको हम ध्यान दीजिए। भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। अंचित बेटा ध्यान दीजिए, भाषा का प्रयोग हम कितने प्रकार से करते हैं? मौखिक, लिखित। एक दूसरे के विचारों को समझाने के लिए संकेतों का भी सहारा लिया जाता है। कभी कभी हम संकेतों का भी सहारा लेते हैं, है ना बेटा? जैसे उदाहरण दिया गया है। यस मैम। पहले चित्र में गूंगा भिखारी एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ अपने मुंह पर रखकर इशारे से कह रहा है कि उसे भूख लगी है, वह पेट भरने के लिए पैसा चाहता है ना? इशारे से गूंगा व्यक्ति है। और दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ दिया गया है। दूसरे चित्र में बिल्ली को आता देखकर कबूतर आपस में किसी प्रकार की सलाह नहीं करते, बल्कि तुरंत उड़ जाते हैं। एक दूसरे की फड़फड़ाहट ही उन्हें भय का संकेत देती है। बिल्ली चुपके से झपटना चाहती है, कबूतर समझ जाते हैं और फड़फड़ाकर पंखों को उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता है, वह बिल्ली की भाषा को समझ गए कि झपटने आ रही है। इस प्रकार संकेतों से समझाई गई भाषा भी, बात भी भाषा से कम भाषा का ही काम करती है, पर वह भाषा नहीं होती, क्योंकि कई बार उसमें विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि मौखिक भाषा सही रूप से सब लोग समझ नहीं पाते। इसलिए इस भाषा को यानी मौखिक सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता केवल दो ही भाषाओं को प्राप्त है, लिखित और मौखिक, क्योंकि दोनों भाषाओं को हम समझ जाते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा कभी कभी लोगों के समझ में नहीं आती, ये इसको मान्यता नहीं मिली हुई है। मुख्य रूप भाषा के दो ही रूप है, लिखित और मौखिक। दीपक आप बताइए बेटा, भाषा के कितने रूप हैं? केवल मौखिक है, लिखित नहीं है। चलिए, कौन कर रहा है? गंदी हरकत कौन कर रहा है बेटा? अभी आपको हमने मना किया था ना। हाँ, स्किन को मत टच कीजिएगा दीपक। स्किन को टच करने के लिए हमने मना, मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग टच मत कीजिएगा। टच करेंगे तो उसमें जो है खरोच आएगी, है ना? फिर आप बुक्स पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यस मैम दिख रहा है। दिखने लगा बेटा? यस मैम। चलिए अब हम देखते हैं भाषा कितने रूप है। शिवान्या बेटा बोलिए बेटा, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। आइए चलिए, कई बार संकेत सही नहीं देते, इसलिए भाषा का मान्य रूप
नहीं है। अब हम पढ़ते हैं भाषा। संसार के, ध्यान दीजिए, संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। जैसे चीन है तो वहाँ चीनी भाषा पढ़ी लिखी जाती है, रूस है तो वहाँ रूसी भाषा पढ़ी लिखी जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा पढ़ी लिखी जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा लिखी पढ़ी जाती है, जापान में जापानी भाषा लिखी पढ़ी जाती है, और भारत में हिंदी भाषा लिखी और पढ़ी जाती है। हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है। इस प्रकार से एक भाषा ऐसी है जो लगभग पूरे विश्व में बोली, पढ़ी और लिखी जाती है, वो भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि यह लगभग पूरे विश्व में पढ़ी और लिखी जाती है। जो देश के अंदर पढ़ी लिखी जाए, ध्यान दीजिएगा अनुष्का, जो देश के अंदर पढ़ी लिखी जाती है, बोली जाती है, उसको हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। और जो पूरे विश्व में बोली जाती है, पूरे विश्व के देशों में सब जगह पढ़ी और लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सिमरन? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन है? किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है? अंग्रेजी। अंग्रेजी। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। चलिए, भारत अनेक प्रांतों का देश है। प्रांत का मतलब होता है राज्य। भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक है, प्रांतों का देश है। भारत के सभी प्रांतों में यानी राज्यों में अलग अलग भाषाओं का चलन है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ये हमारा राज्य की भाषा होगी, ठीक है बेटा। कटहरे का कटानी, आंधों का आउल। क्या बोल रहे, कौन बोल रहा है? ध्यान से पढ़ने पर। देखिए, भारत कई राज्य हैं भारत में, तो हर राज्यों में अपनी अपनी राज्य की भाषा अलग है, ठीक है बेटा। राज्य की भाषा को राजकीय भाषा कहते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, लेकिन जो पूरे राज्य के अंदर बोली जाती है, हमारे देश के हर राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा के सम्मान में प्रतिवर्ष क्या होता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बताएंगे शिवांगी नौजिया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? बोलिए बेटा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को। 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर। हाँ बेटा, सुन रहे हैं। चलिए, अब हमने भाषा के बारे में हमने पढ़ा ना? यस मैम। अब दूसरा है हेडिंग लिपि। देखिए, समझिए तब पढ़ेंगे आगे हम। देखिए, आइए हम लिपि को समझे, ठीक है बेटा। आदर्श आदित्य, हम देखते हैं कि पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं में भाषा का लिखित रूप ही प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप द्वारा ही मनुष्य का सारा ज्ञान संचित किया जाता है। अगर लिखित भाषा न होती बेटा ना, तो हम लोग बोलते, आज बोल रहे हैं, कल भूल जाते, फिर उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं होता कि कल हमने क्या कहा था, कल हमने क्या पढ़ा था,
लेकिन जब लिखा रूप में हमें मिल जाती है किताब के रूप में, तो यह हमेशा के लिए एक प्रमाण बन जाती है। ठीक है बेटा, तो यह ज्ञान हमेशा के लिए हो जाता है। जो सदियों पुराने रामायण महाभारत है ना आदि ग्रंथ हैं, इसको आज भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यह लिख कर रखा गया, लिखित रूप दिया गया है इनको। ठीक है, तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। आशा बेटा समझ में आ रही है? आदर्श, आदित्य, साक्षी, पासवान, समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो लिपि किसे कहते हैं आस्था बेटा? भाषा को लिखित रूप में देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। चलिए देखिए, लिपि में विविधता, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जितनी भाषाएं होंगी बेटा उसकी अलग अलग लिपि होंगी, जिसके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग लिखकर अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी। हाँ, कभी कभी कोई लिपि अनेक भाषाओं द्वारा भी प्रयोग लाई जाती है। कभी कभी एक ही लिपि का प्रयोग कई भाषाओं में किया जाता है। जैसे है देवनागरी नेपाली भाषा में, संस्कृत, मराठी, तीनों भाषा की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी। ठीक है, तीनों भाषा की लिपि देवनागरी है। ऐसे ही अंग्रेजी है, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों भाषाओं की लिपि क्या है? रोमन। क्या बेटा? रोमन। ऐसे ही उर्दू, अरबी, कश्मीरी, ये 3 भाषाएं हैं, इनकी लिपि क्या है? फारसी। लिपि में 3 भाषाएं लिखी जाती हैं। आई समझ में? कई भाषाओं के एक लिपि हो सकते हैं, जैसे नेपाली, संस्कृत, मराठी देवनागरी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन रोमन है, उर्दू, अरबी, कश्मीरी, फ्रांसीसी है, फारसी। तो भाषा हमने पढ़ा, लिपि हमने पढ़ा, 2 चीजों के बारे में हमें पता चल गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। पहले हम लिखना बोलना सीखेंगे, उसके बाद तब हम शुद्ध कैसे बोला किया जाता है उसको हम व्याकरण के माध्यम से सीखेंगे। जैसे करण ने साहिल से कहा, तुमने खाना खाई? सात्विक ने जोया से कहा, बारिश आ रहा है। क्या बेटा दोनों वाक्य आपको सही लग रहे हैं? आशा बेटा अटपटे लग रहे हैं ना? ये वाक्य आपको पढ़ने सुनने में अटपटे लग रहे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे पास विचारे भी हैं, लेकिन अगर हम विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, यानी हम अपनी बातों को सही रूप से नहीं कर सकते हैं जब, तो हमारा शब्द ज्ञान क्या होता है? व्यर्थ होता है। किसी भी बात को हम अपने मन के विचारों को हम सही रूप से जब प्रकट कर पाते हैं तभी वह बात स्पष्ट होता है। अगर हम सही रूप से नहीं उसको स्पष्ट कर पाते तो हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान व्यर्थ है। तो व्याकरण हमें यही सिखाता है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ा के सही शब्द बोलें, सही शब्द लिखें। उपरोक्त वाक्यों में व्याकरण के नियमों का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे, क्या तुमने खाना खाया? बारिश आ रही है, तब सही होगा। यानी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना कौन सिखाता है बेटा हमें? व्याकरण। कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को, देखिए यहाँ दिया भी गया है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना वे व्याकरण की सिखाता
है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तभी हम भाषा को शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, ठीक है, और शुद्ध पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं भाषा के अंग। भाषा का प्रयोग, किसी भाषा का प्रयोग हम वर्ण, शब्द और वाक्य द्वारा करते हैं, है ना। वर्ण का मीन क्या होता है? अक्षर, है ना। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? साक्षी शब्द बनते हैं, और शब्द मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य। भाषा के अंग दिखाया गया है ना। तो भाषा पहले वर्ण होती है, वर्ण से फिर शब्द बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं। फिर व्याकरण में भी हम पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार पढ़ेंगे, और फिर वाक्य विचार पढ़ेंगे। जैसे यहाँ भाषा जैसे भाषा का ज्ञान हम अक्षर से करते हैं ना। वर्ण मीन अक्षर, यानी छोटा हाथ से ज्ञान तक जितने भी अक्षर हैं उन सबको मिलाकर शब्द बनता है ना। और जब शब्द बनता है तो कई शब्द मिलाकर वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो वाक्य जब हम बन जाता है तो व्याकरण में हम पढ़ते हैं तो पहले हम छोटे वर्ड के पे ही विचार करते हैं, जो मूल इकाई है, ठीक है। सबसे छोटी और मूल इकाई वर्ण होती है, पहले उस पर विचार करते हैं, फिर उससे बनने वाले शब्दों पर विचार करते हैं, फिर शब्दों से बनने वाले वाक्य पर विचार करते हैं। आगे समझ में। तो भाषा के कितने अंग हुए बेटा? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। तो बेटा वर्ण, शब्द और वाक्य ये अलग अलग चैप्टर आपका अगले जो है लेसन में आपका तीनों अलग अलग चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। अभी हमें केवल मूल जानकारी लेनी है कि पहले हमने भाषा सीखी, भाषा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद भाषा को बोलने के, लिप्त भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया उसको हम लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में हमने जाना कि कौन सी भाषा में कौन सी लिपि है। उसके बाद हमने जाना व्याकरण क्या है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है ना। व्याकरण हो गया। अब हम भाषा के अंग पे आ गए। भाषा के मुख्य 3 अंग हैं। जैसे हमारे शरीर में कई अंग है ना। हाँ, अगर हम शरीर को आधे आधे विभाजित करते हैं तो 2 अंग मान लिए गए, लेकिन उसको भी अलग अलग, अगर हम ऊपरी भाग नीचे भाग 2 भागों में किए तो ऊपरी भाग में भी कई चीजें आ गई। जैसे हमारे हाथ है, मुंह है, और फिर कंधा है, चेस्ट है, ये सब ऊपरी भाग में आ गए ना। हाथों की उंगलियां है ना। और फिर नीचे की भाग का हाँ, तो नीचे हमारी कमर का भाग, पेट का भाग, फिर हमारे पैर की दोनों पैर की उंगलियां, एड़ी, सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। शरीर का अध्ययन जब हम करते हैं 2 भाग करके, ऐसे ही भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम 3 भाग में कर रहे हैं, ठीक है। वर्ण, शब्द और वाक्य। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर? हमने अब तक सीख लिया है। क्या हमने सीखा? अनुष्का बताइए। विचारों के आदान प्रदान सीखा। बेटा आपकी आवाज फंस रही है, आपकी आवाज फंस रही है। सिमरन आप बताएंगी दूसरा क्या लिखा हुआ है? भाषा को लिखने देने लिपि का निर्माण हुआ है। मुस्कान बताएंगी अगला। मौखिक विचारों या भावों को लिखकर स्पष्ट प्रकट करने वाले चिन्ह को लिपि कहलाते हैं। इसको प्रकट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकट शब्द है। चलिए आस्था बताइए। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। आप बताएंगी शिवान्या। मैम, व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। आगे समझ बेटा।
यस मैम मैम चलिए अतुल, अतुल मैम अब भाषा किसे कहते हैं बेटा, क्या लिखोगे बताइए, भाषा किसे कहते हैं? मैम सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, भाषा किसे कहते हैं? शिवांगी बोलेंगी, बोलिए शिवांगी पासवान। हाँ बोलिए बेटा। विचारों को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। वेरी गुड, आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है बेटा, आवाज आ नहीं रही है। मैम इससे होमवर्क करना है। अभी नहीं, आज का होमवर्क तो आपको मिला है ना। हाँ, ये कल का रहेगा, ठीक है। आज हम समझा दे रहे हैं, कल का रहेगा, ये कल आपको भेजना रहेगा, ठीक है। लिप किसे कहते हैं बेटा? आदर्श, आदर्श बताएंगे। नो नो, आदर्श को, आदर्श को बताने दो, आदर्श को। भाषा को लिखते रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं। वेरी गुड, अब बोलेंगे गौरव। गौरव बोलेंगे, भाषा का रूप प्रकट हो कहलाती है, यहाँ क्या फील होगा? मैम भाषा का रूप कहलाती है। लगता है यहाँ बतावत विचारों को नहीं बेटा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना आपको, भाषा का। हाँ बताइए सिमरन। मौखिक, देखिए यहाँ मुख बना भी तो है, भाषा का मुख रूप प्रकट हो तो, मौखिक रूप प्रकट हो तो मौखिक भाषा कहलाती है। ऐसे ही दूसरा भाषा का बेटा किसके बगल लिखित, किसी के बगल से बेटा बहुत आवाज आ रही है। चलिए संजना बताएंगी, भाषा को लिखने का ढंग क्या होगा? देखो हमारे, और यहाँ क्या होगा बेटा अंचित? अंचित यहाँ क्या होगा? क्या होगा बेटा? व्याकरण है। क्या है बेटा? व्याकरण है। हाँ चलिए, अब एक है, चौथे पे आइए। नीचे दिए गए खानों में से चुनकर राज्यों के नाम बनाइए और उनकी भाषाओं के सामने दिए गए खाली स्थानों पर लिखिए। जैसे बांग्ला भाषा है तो कहाँ बोला जाएगा ये? इसमें से बोलिए देख के। बांग्ला बंगाल दिया गया है ना, बंगाल में बांग्ला। तो ऐसे हिंदी दिया गया है, हिंदी कहाँ लिखा जाएगा? मैम दिल्ली। मैम दिल्ली। दिल्ली। मराठी, मराठी कहाँ होगा? मैम महाराष्ट्र। वेरी गुड। तेलुगु कहाँ बोला जाएगा? आंध्र आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? मैम असम। मैम कर्नाटक। कन्नड़ है। असमिया कहाँ की भाषा है? असमिया
असम, देख रही हो? असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, है ना, दिल्ली। यानी ऐसे आपको यहाँ भी ऐसे करना रहेगा, जैसे यहाँ बंगाल किया गया है, ऐसे आपको भी करना है। समझ में आई बेटा? हाँ चलिए, खेल खेल में, अब हम खेल खेल में, हाँ अभी हम स्टाफ शेयर कर रहे हैं, आपसे पूछते हैं। चलिए, सब लोग देख रहे हो ना? हाँ चलिए, अनुष्का बताइए, भाषा किसे कहते हैं? मैम, जो शब्द विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। मुस्कान, हमने अनुष्का से क्वेश्चन किया था, जिसका नाम ले उसको कहना है। जल्दी बोलिए अनुष्का। मैम, विचारों के आदान हाँ, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। अब मुस्कान बोलेंगी। मुस्कान, लिप क्या है? यस मैम। बोलिए, लिप क्या है? भाषा को रूप देने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। आप दोनों भाई बहन बताएंगे भाषा के कितने रूप हैं? दोनों भाई बहन बताओ, साक्षी और गौरव। दो। कौन कौन से? लिखित। अब सिंघानिया ब्रदर बताएंगे भाषा के कितने अंग हैं? सिंघानिया ब्रदर यानी आदित्य और आदर्श। आदित्य और आदर्श, आदित्य और आदर्श, भाषा के कितने अंग हैं? तो कल का है, बताइए बेटा। मैं वर्ड